हेलो एवरीवन। सो विल स्टार्ट विथ मे पार्ट 2 और हमें इकोनॉमिक अफेयर्स से शुरू करना था। तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है और इसमें देखा गया है कि इसमें सिर्फ जो स्टार्टअप्स हैं दैट हैव अ वैल्यूएशन ऑफ एटलीस्ट $1 बिलियन उनको ही लिस्ट किया गया है एंड आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंजेस। उन्हीं को लिस्ट किया गया है जिनका वैल्यूएशन इतना है और वो किसी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं कि यूएसए जो है यूएसए की मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स इसमें इंक्लूडेड हैं। 703 यूनिकॉर्न्स हैं। उसके बाद चाइना आता है और इंडिया की थर्ड रैंक है विथ 67 यूनिकॉर्न्स इसमें। वहीं हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो इसमें इस टेबल में आप देखें तो इसमें जो टॉप यूनिकॉर्न्स हैं उन कंपनीज़ के नाम हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस इंडेक्स में जो यूनिकॉर्न्स हैं उनको रैंक किया गया है और वो डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं। तो उनमें जो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं यूएसए की हैं, सॉरी मैक्सिमम स्टार्टअप्स जिनको रैंक किया गया है वो यूएसए की हैं एंड थर्ड नंबर पे इंडिया है। देन इसके बैकग्राउंड पे हम आते हैं। तो बैकग्राउंड में हम देखें कि इसमें काफ़ी टर्म्स को ब्रीफली बताया, जैसे मिनीकॉर्न क्या होता है, सुनीकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है। तो इन सब को जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे देख लेते हैं कि जैसे मिनीकॉर्न है, अगर वैल्यूएशन जो है मोर देन $1 मिलियन है एंड दे आर स्टिल ऑन द राइज टू बिकम ए यूनिकॉर्न बिजनेस, तो इनको मिनीकॉर्न बोलेंगे। तो इतना याद रखिए, वैल्यूएशन मोर देन $1 मिलियन। और इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। वही सुनीकॉर्न क्या है, विच इज़ गोइंग टू बी ज्वाइनिंग अ यूनिकॉर्न क्लब सून। तो जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, पॉसिबिलिटी है कि वो ज्वाइन करेगा यूनिकॉर्न क्लब इन द नियर फ्यूचर, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। एंड यूनिकॉर्न जिसकी वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन है या उससे ज़्यादा, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स में मीशो, फ्लिपकार्ट, बाइजू और ड्रीम इलेवन ये सब आ जाएंगे। देन वी कम टू डेकाकॉन जो कि नेक्स्ट था इसमें। सो डेकाकॉन में हम देखते हैं डेकाकॉन भी है जिसमें ओवर $10 बिलियन है। तो ओवर $1 बिलियन यूनिकॉर्न था, ओवर $10 बिलियन डेकाकॉन। फिर ऐसे हेक्टोकॉर्न ये है $100 बिलियन के ऊपर। तो यहाँ पे समरी में लिख दिया है कि यूनिकॉर्न ओवर $1 बिलियन, डेकाकॉन ओवर $10 बिलियन एंड हेक्टोकॉर्न ओवर $100 बिलियन। फिर उसके बाद इंडिया एंड यूनिकॉर्न्स। तो ये देखा गया है कि 2017 से पहली बार ऐसा हुआ है कि देयर हैज़ बिन डिक्लाइन इन यूनिकॉर्न क्रिएशन। और इसके पीछे के रीजंस देखे जाए तो काफ़ी हैं, जैसे कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक रोबस्ट स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस नहीं होना, डोमेस्टिक स्लो डाउन, और ये सब फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से ऐसा है। और यूनिकॉर्न वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो द रिपोर्ट नोटेड दैट द टॉप 10 यूनिकॉर्न्स वर इन चाइना एंड यूएस। एंड डिस्पाइट द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, चाइना स्टिल मैनेज टू कीप अप विथ यूएस इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिकॉर्न्स. The report noted that 5% of the global unicorn index are spin-offs from a larger company. And unicorn capital of the world, San Francisco Bay Area, California, which is in USA. US हमने देखा इसमें US leads the pack with 703 unicorns. Now the next article is India allowed FIIs to invest in green bonds. So जो foreign institutional investors हैं उनको इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि वो ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये इन लाइन है विथ आवर पंचामृत प्लेज, जिसमें हमारा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करना और कार्बन फुटप्रिंट्स कई तरीक़ों से रिड्यूस करना, नेट ज़ीरो एमिशंस कम करना। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हम क्या समझते हैं? सोवरेन मतलब विच इज़ ओन्ड बाय द स्टेट, और ग्रीन बॉन्ड हम कह सकते हैं जब हम मनी रेज करते हैं उन प्रोजेक्ट से जो कि इन्वायरमेंट या क्लाइमेट से डील कर रहे हैं, तो उसको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इशूड ग्रीन बॉन्ड है। और वहीं हम इसमें आगे देखें तो जो यूनियन बजट था 2022-23 का इंडिया का, इसमें स्टेट किया गया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू इशू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू रेज मनी फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन द डिक्लेरेशन इज कंसिस्टेंट विद इंडियाज़ गोल ऑफ हैविंग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाई 2070. Though this India's dedication to its NDCs, National Determined Contribution Targets, set forth under the Paris Agreement. तो ये इससे क्या होगा, ग्रीन बॉन्डिंग एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है जिससे हम जो कि पंचामृत प्लेज भी है और बाकी जो हमारे टारगेट्स हैं रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, तो वो सब भी फुलफिल होता है। फिर उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस है, इसमें एडवांटेजेस लिखा है। तो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स जो है इसके हम खुद से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल स्किप दिस। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कर्नाटका और गुजरात, दे आर लीडिंग इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो
इसमें एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इन्होंने इवेल्युएट किया है प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, और इसमें देखा गया है कि कर्नाटका और गुजरात जो है वो बेस्ट हैं रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में अभी तक। वहीं स्टेट्स लाइक झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश ये पीछे चल रहे हैं अपने एफर्ट्स में ये ट्रांजिशन लाने में। तो हम देख सकते हैं कि एज पर रिपोर्ट्स नेशनल प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज़ पॉजिटिव, डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल। एंड बात की जाए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की, तो इसका हमने मतलब समझा कि शिफ्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन अवे फ्रॉम सोर्सेज दैट रिलीज अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबली 2/3 ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट हो रही है, और हमें अगर क्लाइमेट गोल्स बाई 2050 पहुँचना है तो एटलीस्ट 80% इलेक्ट्रिसिटी शुड बी शिफ्टेड टू लो कार्बन सोर्सेज। एंड देन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है IEA का, दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ग्लोबल नेट ज़ीरो एनर्जी सिस्टम। देन हम देखते हैं कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लिए हैं फॉर द क्लीन डायरेक्ट ट्रांजिशन। तो इनमें कुछ स्कीम्स है जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम PM कुसुम, जिसमें कि सोलर रूफटॉप्स और जो फार्मर्स हैं उनको एक एडिशनल इनकम के तौर पे प्रोवाइड करने के साथ साथ सोलर एनर्जी से क्लीन एनर्जी बनाने का उद्देश्य भी है। फिर उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम भी है। देन इंटीग्रेशन ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। सो प्रेजेंटली कितनी है हमारी गीगावाट कैपेसिटी, ये अप्रॉक्सीमेटली शायद 200 गीगावाट पहुंचने वाली है, और हमें 2030 तक 500 गीगावाट तक का टारगेट है। देन काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, तो आप देख सकते हैं यूनियन बजट 2023-24 यूनियन बजट 2023 में कुछ एलोकेशन भी किए गए हैं फॉर द सेम। ये इंपॉर्टेंट एक बन जाता है क्योंकि हर बारी हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछे आपसे कि कौन से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कौन से रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में। तो फर्स्ट नंबर में सोलर पावर है, देन सेकंड में लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, देन थर्ड नंबर पे विंड पावर है। एंड आप देखिए इन तीनों के अंदर, तो इसके बाद आता है फोर्थ पोजीशन बायोमास का, फिफ्थ पोजीशन स्मॉल हाइड्रो पावर का, और सिक्स्थ वेस्ट टू एनर्जी का। तो याद रखिएगा सोलर पावर सबसे ज़्यादा है, फिर लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, देन विंड पावर। फिर हम आते हैं वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक क्या है? वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, इसमें जो क्लॉक है, द क्लॉक हैज़ टेकन अ डेली इनकम लिमिट ऑफ $2.15 टू डिफाइन एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो जो अभी एक डेटा रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, उन्होंने रिवील किया है कि इंडिया की हैज़ मैनेज टू ब्रिंग डाउन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 3%, जो कि SDG 1 में भी है कि हमें रिड्यूस करना है पॉवर्टी, तो उसके साथ अलाइन होता है। सो वी बीन एबल टू लेस देन 3% एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस, और ये इन लाइन है विद द नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी पॉवर्टी में, जिसमें कहा गया था कि लेस देन 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है अभी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है बाय 2024। फिर इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक जो है कौन डेवलप करता है, वर्ल्ड डेटा लैब करती है, और ये इसको फंड कौन करता है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी। देन ये जो क्लॉक है वो मॉनिटर करता है प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूएन्स फर्स्ट SDG ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। नीति आयोग का भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया सिंस 2005 से 6 का एक पेपर रिलीज़ हुआ था, जिसमें कि बताया गया था कि हाउ मच पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन द कंट्री। और इसमें ये भी डेटा सामने आया था कि 2014 से 2022 टू 23 तक, जो कि पहले 29% पॉवर्टी थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी, वो रिड्यूस होकर 11.28% हुई है। फिर बाकी हम पॉवर्टी की डेफिनेशंस अलग अलग जगह देख सकते हैं, जैसे कहीं पे कैलोरी के बेसिस पे है, और बेसिक नेसेसिटीज़ की वजह पे है, और लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़ की वजह से है, तो इसका मल्टी नेशनल डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं। और वहीं बात करते हैं कि प्रोग्राम्स जो कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए लिए गए हैं कंट्री में, तो शुरुआत से देखें तो 1978 में पहली बार एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, ताकि जो इश्यूज़ है पॉवर्टी के, हंगर के, अनएम्प्लॉयमेंट, वो रिजॉल्व किए जा सकें। देन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाया गया, ये लाया गया था 1985 में, जिसमें कि हाउसिंग फॉर एवरीवन का टारगेट था। देन इन 1995 इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लाई गई। सो इसमें जो एल्डरली इंडियंस थे वह 65+, उनको पेंशन देने की बात कही गई थी। देन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये 1999 में लाई गई थी। अन्नपूर्णा योजना 1999 टू 2000 में लाई गई।
देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में लाया गया, जिसमें 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर फॉर एवरी रूरल फैमिली, ओनली 1/3 ऑफ द पोस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी फिल्ड बाई वुमेन। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये 2007 में लाया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात की गई थी, ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है। देन PM स्वनिधि, ये 2020 में यूज़ हुआ है और ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जो कि कोविड से अफेक्ट हुए थे, और ये इसमें माइक्रो क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। देन हम आते हैं, सेबी ने स्कोर्स 2.0 रिलीज़ किया है। तो जो स्कोर्स ऐप है सेबी का, तो उसमें कंप्लेन के रिजोल्यूशन के लिए ये ऐप बनाई गई थी। अभी स्कोर का 2.0 मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन आया है, जिसमें कि क्या क्या देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि ऑटो एस्केलेशन, ऑटो रूटिंग, मॉनिटरिंग बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज़, मिस्ड डेडलाइंस। तो सेबी ने लॉन्च किया स्कोर्स 2.0। अब वहीं हम स्कोर्स 2.0 का फुल फॉर्म देखें, जिससे स्कोर्स स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम, और इसमें टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लेन रिजोल्यूशन, देन कितनी रिसीट ऑफ कंप्लेन और टाइमली रेजोल्यूशन, इन सब की बातें कही गई हैं। तो ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वहीं सेबी का देखें तो सेबी जो है कब बना था, ये 1988 में आया था, और इसको शुरुआत 1988 में इसको नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी, बट इन विथ सेबी एक्ट 1992 ये एक स्टेचुटरी बॉडी बन गई। और वहीं हम देखें सेबी का गोल क्या है, तो ये सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इट ओवरसीज द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सेबी के अंदर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो चेयरमैन होता है, इसमें 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के होंगे, 1 मेंबर RBI से, और 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके रीजनल ऑफिसेस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो आप देख लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेनली हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड देन अहमदाबाद, और मुंबई में तो इसका हेडक्वार्टर हम देख ही रहे हैं। फिर हम देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी, तो इसके पास काफ़ी जुडिशियल पावर्स भी हैं, काफ़ी एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्लॉज फॉर 5th कंसेक्यूटिव टाइम एट WTO। तो ये क्या है, इंडिया ने इन्वोक किया है पीस क्लॉज WTO का फॉर द 5th टाइम, क्योंकि इस इंडिया ने एक्सीड की है राइस की सब्सिडी, जो कि 2022 से 23 पीरियड की थी, लेकिन इस ब्रीच के बावजूद इंडिया पे कोई इमीडिएट पेनल्टी नहीं लगी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका संबंध बाइली मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो WTO की 2013 में हुई थी उससे है, जिस टाइम देयर इज़ नो इमीडिएट रेपरकशन फॉर द ब्रीच ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट सीलिंग्स। बाकी WTO से रिलेटेड है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कुछ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो बस देख लेते हैं, जैसे कि पीस क्लॉज तो करंट सब्सिडी सीलिंग कैलकुलेशन इज़ बेस्ड ऑन द रेफरेंस प्राइस ऑफ 1986-88। बैकग्राउंड देखा जाए WTO का, तो WTO का पीस क्लॉज क्या कहता है, ये पीस क्लॉज एक मैकेनिज़्म है जिससे एड्रेस की जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की इश्यूज़ जब वो प्रिस्क्राइब्ड सब्सिडी लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि राइस, वीट और सारी चीज़ें। और पीस क्लॉज में क्या क्या है, सब्सिडी सीलिंग की बात कही गई है, सब्सिडीज़ ओवर द सीलिंग, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट और बाकी चीज़। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख लीजिए WTO में कुछ इन्होंने बॉक्सेस में डिवाइड कर रखे हैं अपनी सब्सिडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जैसे कि इफ़ दिस बॉक्स में अगर कोई चीज़ डली हुई है तो इस बॉक्स में अगर आएगी तो इसकी पर्टिकुलर सब्सिडी दी जाएगी, सपोज 8%। वी हैव अ सेकेंड बॉक्स, अगर उसमें का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 20% सब्सिडी। तो इसी तरीके से ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स है। तो ग्रीन बॉक्स के अंदर अगर कोई ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं एंड मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट, और ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को लगती हैं। जैसे कि ग्रीन बॉक्स के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकती है गवर्नमेंट एंड इट शुड नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। एम्बर बॉक्स में क्या है, दे रेफर्स टू द सब्सिडीज़ दैट कैन मेक अ कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स चीपर दैन द अदर कंट्रीज़ प्रोडक्ट। ओके, सो एम्बर बॉक्स में अगर कोई सब्सिडी है तो उसका मतलब क्या है कि इसमें एक कंट्री को एडवांटेज मिल सकता है कि सब्सिडी दैट कैन मेक कंट्रीज प्रोडक्ट चीपर दैन द अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। देन ब्लू बॉक्स, इट सब्सिडी रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट अंडर WTO एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। तो याद रखिए, कभी कभी ऐसे पूछ देता है ग्रीन बॉक्स किससे रिलेटेड है, तो याद रहना चाहिए ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं CDP सुरक्षा। तो CDP सुरक्षा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट डिस्पर्समेंट ऑफ सब्सिडीज़ टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
की कल्टिवेशन कर रहे हैं उनमें सब्सिडीज़ डिस्पर्स करने के लिए ये ऐप है CDP सुरक्षा। तो CDP सुरक्षा से सुरक्षा का फुल फॉर्म हो जाता है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चरल असिस्टेंस। और इसमें जो है यूटिलाइज़ किया जाएगा ई-रूपी वाउचर। और ई-रूपी वाउचर जो है अभी रिसेंटली आया था। तो इसमें ई-रूपी वाउचर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने देखा होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से गवर्नमेंट पैसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देती है ना। तो ई-रूपी में क्या होगा कि जो शॉप कीपर रहेगा उसको अगर आप वाउचर दिखाएंगे तो वो एक आप समझ जाइए कि वो ना आपको उसको पैसे देना है ना कुछ करना है। वो वाउचर देख के आपको जितना प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है आपका, सपोज़ अगर आप फूड ग्रेन्स लेने जा रहे हैं तो वो उतना अपना प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट दे देगा। अभी आगे भी इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आएगा। तो CDP सुरक्षा में क्या क्या डेटाबेस जो है वो क्या क्या इंटीग्रेट करेगा, PM किसान के साथ ये इंटीग्रेटेड है। और बाकी इसमें टेक्नोलॉजीज़ जो है ये सब इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि NIC की, UIDAI की, ई-रूपी, जियो टैगिंग और बाकी। ई-रूपी क्या है? एक डिजिटल वाउचर अ पर्सन रिसीव ऑन फोन इन द फॉर्म ऑफ SMS और QR कोड। इट इज़ अ वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म इनेबल टू रिडीम वाउचर विदाउट कार्ड और इंटरनेट एक्सेस। ये डेवलप किया है NPCI द्वारा। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। एंड जो हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर के अंदर 33% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स इंडिया इज़ 14th इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल एंड 23rd इन फ्रूट्स। इंडिया का 1% शेयर है इन ग्लोबल हॉर्टिकल्चरल मार्केट। फिर हम कुछ स्कीम्स देखते हैं जो गवर्नमेंट में लाया है, जैसे कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड। और इसका एम है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके हॉर्टिकल्चरल क्लस्टर्स की। तो क्लस्टर मतलब आप समझिए कि क्लस्टर्स बना दिया गया। तो क्लस्टर बनाने से क्या होगा कि अगर वहाँ कोई कल्टीवेशन कर रहा है डिफरेंट फार्मर्स, तो वहाँ से आप अक्यूमुलेट करके उन चीज़ों को स्टोर करके प्रोसेस मार्केटिंग सारी आसान रहेगी। तो एक पर्टिकुलर क्लस्टर में किया जा रहा है, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो 55 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं एंड 12 क्लस्टर्स हैव बीन चोजन ऑन पायलट बेसिस। और 4 क्लस्टर्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो फ्लोरिकल्चर क्लस्टर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में, कोकोनट क्लस्टर केरला में, कोकोनट क्लस्टर तमिलनाडु में और वाइट अनियन क्लस्टर गुजरात में। ईच क्लस्टर विल हैव एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड अ डस्टर डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं हॉर्टिकल्चर में। तो इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, प्रोडक्शन के हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं, तो काफ़ी इश्यूज़ हैं। फिर यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात की अभी ऊपर हमने। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। और इसका काम है कि वो इम्प्रूव करे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। और कुछ स्कीम्स है जैसे कि PM कृषि सिंचाई योजना, वो इससे रिलेटेड है। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये एक नई स्कीम है, नई नहीं है मतलब एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका भी सेम रोल है, तो ये ध्यान रखना। और सब स्कीम्स कुछ जो गवर्नमेंट में स्टार्ट किए, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड में है। ये सवाल कभी कभी स्टेट PCS में पूछते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है नागालैंड में। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 2023 एंड 2024 आउटलुक। सो ये जो रिपोर्ट है ये आउटलाइन कर रही है द स्टेट ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 2023 एंड प्रोजेक्शंस फॉर 2024। कौन रिलीज़ कर रहा है? UNCTAD, दैट इज़ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखा गया है कि 5% डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू 2022 और सर्विस सेक्टर में 8% ग्रोथ हुआ है। और इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस देखा जाए तो मर्चेंडाइज रिपोर्ट तो हमारी बड़ी हैं, ग्रू बाई 5%, लेकिन इकनॉमी ने विटनेस किया 6% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट ग्रोथ। UNCTAD क्या है? ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय द UN जनरल असेंबली एंड ये रिपोर्ट करती है इकोसॉक को। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, UNCTAD। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो UNCTAD रिलीज़ करती है उनमें है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। फिर आते हैं फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक स्टोरेज। ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो है ये SPV है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है जो गवर्नमेंट बनाती है।
और इसका काम है कि बिल्ड करना और ऑपरेट करना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो जो इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, और हमारी 85% जो नीड है वो इम्पोर्ट से ही फुलफिल होती है। तो जो एक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जा रहा है एट पादुर जो है कर्नाटका में है। तो इस आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये रहा पादुर, मैंगलोर, और इसमें नाम अच्छे से विजिबल नहीं है, ये विशाखापट्टनम लिखा हुआ है, और ये चंडीखोला उड़ीसा, चंडीखोला यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व हैं। तो इनका करंट स्टेटस इसमें दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल क्रूड ऑयल, हम समझ सकते हैं क्रूड ऑयल का क्या इंपॉर्टेंस है एनर्जी सिक्योरिटी में। फिर IEA ने मतलब कि कह सकते हैं आप, टू बिकम अ मेंबर ऑफ IEA नेसेसिटेट दैट टू मेंटेन अ मिनिमम 90 days ऑफ ऑयल कंजम्पशन। 90 days का रिजर्व किसी भी कंट्री के पास होना चाहिए फॉर बिकमिंग इट्स मेंबर। IEA का देखें तो पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी मेंबरशिप 31 कंट्रीज़ अभी हैं इसके मेंबर्स। और इसके इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ग्लोबल EV आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट, EU एंड इंडिया रिसाइकलिंग ऑफ ई-व्हीकल्स बैटरी। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने लॉन्च किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टार्टअप्स वर्किंग इन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या समझते हैं? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें वेरियस इंडस्ट्री, रियल इस्टेट आते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं टू बी पोटेंशियल बायर या इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। देन हम देखते हैं EV के रिलेटेड क्या क्या बैकग्राउंड है। तो EV बैटरीज़ जो है, इंडिया एंड EV मार्केट आउटलुक, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट जो है एम कर रही है EV एडॉप्शन to reach 40% for buses, 30% for private cars and 70% for commercial vehicles, 80% for two wheelers by 2030। और भी टारगेट्स हैं और इनिशिएटिव्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिया गया है। तो फेम इंडिया है, ये लिया गया है 2015 में ये लॉन्च हुआ था, और इसके हम देखते हैं फेम 1, फेम 2 करके ऐसे करके काफ़ी फेजेज़ आए हैं। तो इनका यही है कि रिड्यूस करना है यूज़ ऑफ गैसोलीन एंड डीजल व्हीकल। PLI स्कीम्स भी में भी इनको इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज़ भी हैं, स्पेशल ई-मोबिलिटी जोन बनाया गया है। देन अमृत, अमृत स्टैंड्स फॉर इट इज़ वन स्टॉप साइट टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। सो एक्सेलरेट ई-मोबिलिटी, इट इज़ अ पोर्टल। अमृत जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का। तो याद रखना है कि ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। देन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ऑन ऑटोमोटिव एंड EV सेक्टर। सो IIT खड़गपुर और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने साइन किया है ये MOU, और इसमें लेवरेज किया जा रहा है एकेडमिक्स एक्सपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस टू शेप फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये काफ़ी वो मेन से रिलेटेड हो जाएगा टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था। देन ग्रिड इंडिया अचीव्स मिनी रत्न स्टेटस। ग्रिड इंडिया जो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। सो ये जो रिकग्निशन है कौन देता है कि मिनी रत्ना है, महारत्ना है कोई कंपनी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर देती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो ये जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये 2009 में ही अभी फॉर्म हुई है, और इसने मिनी रत्ना का स्टेटस ले लिया है। अगर हम देखें तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो 3 भाग में डिवाइडेड हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। महारत्ना आप नाम से समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा स्केल पे है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। देन नवरत्ना, देन मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी 2 कैटेगरीज हैं। तो महारत्ना कंपनीज़ के आप एग्जांपल देख लें तो महारत्ना कंपनीज़ जो हैं इसका क्राइटेरिया आप देखें तो एनुअल टर्नओवर, एनुअल नेटवर्थ, एनुअल नेट प्रॉफिट, इन सब के बेसिस पे डिसाइड होता है कि इफ़ इट इज़ महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना। तो महारत्ना के एग्जांपल्स में देखिए BHEL, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल, ये सब आएंगे। वहीं नवरत्ना के एग्जांपल्स BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मिनी रत्ना में भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 में AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, और कैटेगरी 2 में आप देख लीजिए आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया। फिर RBI की अभी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, तो उसमें जो है पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज ही रखा गया है। तो MPC को एक बार देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। तो MPC जो है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 ऑफिशियल RBI के होते हैं और 3 जो है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और जो गवर्नर होते हैं RBI के, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं MPC के।
एंड जो मीटिंग होती है MPC की कब होती है, हर एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब अगर साल में 4 बार हो रही है तो हर 3 महीने के में ये मीटिंग हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, मतलब जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो कितना मेंटेन होगा और डिफरेंट पैरामीटर है, SLR, इन सब पे मीटिंग डिसाइड करती है कि चेंज करना है, रिड्यूस करना है, बढ़ाना है, कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स दिए हैं इसमें, तो ये स्टैटिक टॉपिक हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। देन वी कम टू बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSMEs। नीति आयोग ने रिलीज़ किया रिपोर्ट बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSMEs, और इसमें रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें जो देखने की चीज़ है, तो इन्होंने रिकमेंड किया टू सेटअप अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ट्रेड पोर्टल। एंड और क्या इसमें है, करंट स्टेटस क्या है MSME सेक्टर का। सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2019 एंड 29% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे GDP में MSMEs, एंड दे प्रोवाइड मोर देन 11 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, प्रेजेंटली 38% जो है ऑफ द टोटल 54 लाख MSME यूनिट्स, दे आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग विद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। टॉप 5 स्टेट्स कौन है जहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है MSMEs का? तो उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिए, यूपी का एग्ज़ाम है, UPPCS का, तो उसमें पूछेगा ये। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग MSMEs यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, देन तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। MSMEs जो है किस बेसिस पे हम, मतलब माइक्रो, स्मॉल है कि मीडियम है, ये कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना टर्नओवर है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि माइक्रो इंडस्ट्री कब बोलेंगे किसी को, या माइक्रो एंटरप्राइज है कैसे बोलेंगे, अगर उसने 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया और 5 करोड़ तक का टर्नओवर लिया तो वो माइक्रो है। और अगर वहीं 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर है तो वो स्मॉल हो गया। और 50 करोड़ तक का, आप कह सकते हैं 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक का अगर टर्नओवर मिल रहा है तो वो मीडियम है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये हमेशा 5 टाइम्स हो रहा है इसका टर्नओवर। 1, 10 और 50 आप याद कर लीजिए कि 1, 10, 50 ये इन्वेस्टमेंट है, 5 टाइम्स लगा दीजिए, उतना से कम टर्नओवर होना चाहिए। 1 करोड़ तो 5, 10 तो 50, 50 तो 250। फिर यूज़ ऑफ बायोचार इन स्टील इंडस्ट्री। तो बायोचार क्या है? बायोचार एक ब्लैक कार्बन प्रोडक्ट है जो कि बायोमास सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब से। तो इनका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहा है? सो बायोचार एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ताकि कार्बन एमिशंस रिड्यूस है स्टील इंडस्ट्री में। और अभी एक टास्क फोर्स बस बनाई गई है कि एक्सप्लोर करने के लिए हाउ दे कैन बी यूज्ड। और इससे क्या होगा? ग्रीन स्टील प्रोडक्शन होगा। और स्टील सेक्टर इन इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का। और पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 75% इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन सिंस 2008। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं फॉर आयरन एंड स्टील सेक्टर? सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। देन IIM मुंबई स्टारबर्स्ट कोलैबोरेट टू बूस्ट एरोस्पेस। सो IIM मुंबई ने कोलैबोरेशन किया है स्टारबर्स्ट से, और इसका एम क्या रहा है कि ASD स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बनाना। ASD मतलब एरोस्पेस, न्यू स्पेस एंड डिफेंस स्टार्टअप्स इकोसिस्टम करने के लिए है। और स्टारबर्स्ट एक यूरोपियन एरोस्पेस एजेंसी है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें कुछ। एरोस्पेस जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया है इनिशिएटिव्स, जैसे एरो इंडिया 2021 में इंडिया टू पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 5 कंट्रीज़ इन डिफेंस एरोस्पेस। 74 तक की FDI अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स में देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री का टारगेट है कि 70% सेल्फ रिलायंस वेपनरी में अचीव करना है हमें बाई 2027। देन नेक्स्ट कम्स विजिंगम पोर्ट। ये इंडिया की पहली ट्रांस शिपमेंट है। तो विजिंगम पोर्ट ये केरला की है, और ये अदानी ग्रुप ने रिसेंटली, विजिंगम पोर्ट ऑफ अदानी ग्रुप हैज़ रिसीव अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू अप्रूव इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट। तो याद रखना है इंडिया की फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है विजिंगम में है। विजिंगम कहाँ है? केरला में। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से हम क्या समझते हैं कि ये एज अ ट्रांजिट हब काम करेगी, मतलब जहाँ पे कार्गो फ्रॉम वन शिप इज़ ट्रांसफर टू अनदर ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ट्रांसशिपमेंट मतलब कि जिस जगह पे कार्गो रखा जाएगा फिर कहीं और के लिए ले जाया जाएगा, मतलब ट्रांजिट हब्स की तरह काम करते हैं ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। वर्ल्ड के 5 बिगेस्ट देखा जाए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स कहाँ हैं? तो सिंगापुर, शंघाई, शेंजन,
बुसान, हांगकांग। इंपॉर्टेंस ऑफ विजिंगम ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिगेस्ट शेयर किसका इंटरनेशनल मार्केट में, तो करेंटली डोमिनेटेड बाई चाइना। दिस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज़ अलाइन विथ इंडियाज़ मैरीटाइम विजन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये खावड़ा में बन रहा है, और खावड़ा कहाँ पे है, गुजरात में है। सो अदानी ग्रीन एनर्जी ये डेवलप कर रही है। ये पूछ सकता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी का खावड़ा में जो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है ये गुजरात में है। और नोडल एजेंसी कौन है, गुजरात इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है। दिस पार्क नाउ प्रोड्यूस 2 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रीज़न बिहाइंड इस्टेब्लिशिंग दिस पार्क, यहाँ पे देखा जाए तो बैरन लैंड था, वेदर कंडीशंस फेवरेबल थी जैसे कि सोलर और विंड के लिए, देयरफॉर इसको चूज़ किया गया। फिर हम आते हैं इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो सर्ज हुए हैं। और फार्मास्यूटिकल में अगर हम देखें इंडिया का बैकग्राउंड, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनेरिक ड्रग्स का बाई वॉल्यूम, और इसका 20% शेयर है इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा लार्जेस्ट वैक्सीन सप्लायर है हम इन द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम। 60% ऑफ ऑल वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सपोर्ट्स। मेजर फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स इंडिया के कहाँ हैं, तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में, गोवा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मेजर क्लस्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल के। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं, तो फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो API बहुत सुनने को मिलता है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसका फुल फॉर्म है। एंड जो APIs जो हैं ये केमिकल बेस्ड कंपाउंड है, और ये मेनली प्रोड्यूस होता है USA, चाइना, यूरोप और इंडिया में। जेनेरिक ड्रग से हम क्या समझते हैं, जेनेरिक ड्रग है कि इसका सेम केमिकल सब्सटेंस होगा एज अ ड्रग दैट वाज ओरिजिनली प्रोटेक्टेड बाय केमिकल पेटेंट्स, ओके। देन रेजर पे एक कंपनी है, उसने UPI स्विच लॉन्च किया है, ये एक UPI इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिनटेक कंपनी है रेजर पे। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिनटेक कंपनी से हम क्या समझते हैं, फिनटेक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाया जा रहा है इन द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसको फाइनटेक कंपनी बोलेंगे। इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री देखा जाए तो बढ़ रही है, और एक रिपोर्ट जो आई है रस्ट एंड यंग के द्वारा, उसमें बोला गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक इकोसिस्टम। उसके रीजंस कई हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम कुछ स्मॉल न्यूज़ देख लेते हैं कि टॉय इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब शिफ्ट कर रही हैं चाइना से इंडिया। लाइक 239% का एक्सपोर्ट ग्रोथ देखा गया इंडिया की टॉय इंडस्ट्री का। देन RBI ने हेजिंग ऑप्शंस एक्सपेंड किए हैं। हेजिंग से हम क्या समझते हैं, हेजिंग मतलब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पे अपना पोटेंशियल लॉसेस हटाने के लिए हम जो है डाइवर्सिफाई करते हैं। देन यहाँ पे देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट वॉलिटी, वो उसके रीजंस हैं। देन RBI ने एक डिजिटा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो डिजिटा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, टू कॉम्बैट द एक्सपेंशन ऑफ इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन। जो इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको टारगेट किया गया है, और इससे क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, और जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की जा रही हैं डिजिटल लैंडिंग में उसको क्लैम्प डाउन किया जा सकता है। तो डिजिटा क्या है, डिजिटल लैंडिंग ऐप है, और विल टेक सपोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट इन मार्किंग अनवेरीफाइड ऐप एज अनऑथराइज्ड। तो ये RBI ने डिजिटा इनिशिएटिव शुरू किया। देन यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है 20th एडिशन इन जिनेवा, और यंग लीडर्स को 7 कैटेगरीज में चूज़ किया जाएगा, विच आर एकेडमिक एंड थिंक टैंक, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया, पब्लिक फिगर, सिविल सोसाइटी, आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, बिजनेस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में हम देखते हैं कि सबसे पहली न्यूज़ है कि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। So, our Prime Minister have recently laid a foundation stone of 3 semiconductor plant, और कहाँ 1 in Assam and 2 in गुजरात, ढोलेरा एंड समंद। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे। एंड कौन शुरू कर रहा है, तो अबाउट द फैब्रिकेशन यूनिट्स है, मतलब इंक्लूड्स कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोलैबोरेट कर रही है ताइवान की PSMC से, एंड गुजरात में ये बन रहा है। गुजरात में आप देख लीजिए 2 है, ढोलेरा एंड समंद, और 1 आसाम में। सेमीकंडक्टर से हम क्या समझ सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर चिप के बहुत यूज़ होते हैं, जैसे कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ट्रांजिस्टर्स में, और भी कई हैं। और सेमीकंडक्टर मिशन भी इंडिया ने लॉन्च किया था इसके प्रमोशन के लिए।
ये थोड़ा स्टैटिक टॉपिक हो जाएगा। और ये देख लीजिए असेंबलिंग ऑफ दीज चिप्स जो है मेनली कहाँ होता है, चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया में। 40 US फर्म्स करेंटली मेक 46% ऑफ ग्लोबल चिप डिज़ाइन सेल्स। Designs are manufactured in countries like Taiwan, South Korea, Japan and China. Then status of India's semiconductor ecosystem, it is witnessing rise. Potential of India's semiconductor ecosystem, तो मेक इन इंडिया में इनको भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। देन एक नई ओरल सिंप्लीफाइड वैक्सीन आई है कॉलेरा के लिए जिसका नाम है यूवी-कॉल। तो देखिए ये कॉल इसमें यूज़ हो रहा है तो कॉलेरा के लिए ये वैक्सीन, ओके। और WHO ने इसको क्वालिफाई किया है कि इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये कौन सी वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड टाइप की है, इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन है। फिर हम देखते हैं इसमें काफ़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी है एज टू हाउ वैक्सीन वर्क और उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब कि जो जर्म कॉज कर रहा है डिजीज़ उसका एक किल्ड वर्जन जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो यूवी-कॉल है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। देन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म को डालते हैं वैक्सीन में। देन mRNA हम जानते हैं, mRNA में RNA जो है हमारा जो मैसेंजर RNA वो प्रोटीन बनाएगा जब उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, कोई पैथोजन आता है तब। फिर उसी में वायरल वेक्टर वैक्सीन है, सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन्स हैं, टैक्सॉइड वैक्सीन्स हैं। कॉलेरा जो है क्या है, ये एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है जो कि कॉन्टेमिनेटेड चीज़ खाने या पीने से होती है और ये बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। बाकी कॉलेरा प्रिवेंशन के लिए साफ़ पानी के लिए जल जीवन मिशन के में इसका पोर्टेबल वाटर की प्रोविज़न दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन से भी ये प्रमोट होता है। देन अगला है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस। तो ये स्पेस इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया है बाय द DRDO और इसका मेन पर्पज़ है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन हब फॉर सोनार सिस्टम्स जो कि इंडियन नेवी के में यूज़ आ सके वेरियस शिप्स और सबमरीन्स में। स्पेस प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कहाँ किया गया है, केरला के उदुक्कू में लॉन्च किया गया है बाय द DRDO। इट इज़ फॉर इंडियन नेवी, इट्स यूज इज़ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोनार सिस्टम्स। देन सोनार से हम क्या समझते हैं, सोनार जो है यूटिलाइज, जैसे हम सोनार वेव्स, रडार वेव्स सुनते हैं तो सोनार वेव्स में क्या होता है कि इट इज़ यूटिलाइज टू एस्टिमेट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक वेसल्स एंड सबमरीन्स एंड ऑल्सो फंक्शंस एज अ डेप्थ फाइंडर। GPS स्पूफिंग क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जिसमें कि GPS को डिसीव किया जाता है बाय द रिसीवर एंड टू डिसीव GPS रिसीवर, जो मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ है ना, GPS रिसीवर जो है उसको डिसीव किया जाता है बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स GPS सिग्नल्स। तो हमने देखा था कारगिल वॉर में USA ने इंडिया के खिलाफ ये काम किया था और रिसेंटली इसराइल ने यूज़ किया है फॉर द ईरान मिसाइल्स। इसके अलावा सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स कुछ हैं जो जैसे GPS ये USA का है, ग्लोनास ये रशिया की है, गैलीलियो ये यूरोपियन यूनियन की है, बाइडू चाइना की है और इंडिया का नाविक भी है जो कि इसी लाइन पे है। देन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो है कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। और इसमें देखा गया है इंडिया की रैंक 10th है और इसमें 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम बताए गए हैं जो कि हैं टेक्निकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड, देन अटैक्स एंड एक्सटॉर्शन, डेटा आइडेंटिटी थेफ्ट, स्कैम्स, कैशिंग आउट, मनी लॉन्ड्रिंग, सम की टर्म्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स, मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, डेटा ब्रीच, साइबर अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, साइबर एस्पियोनाज, बॉटनेट। इसमें की फाइंडिंग्स क्या है कि टी स्कोर जिसका जितना अच्छा होगा उसका मतलब उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है साइबर क्रिमिनल्स को हैंडल करने में। तो टी स्कोर जो है हाईएस्ट रशिया का है, देन यूक्रेन, चाइना, नॉर्थ कोरिया। इंडिया 10th रैंक पे है साइबर क्राइम इंडेक्स में। इंडिया की साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं तो इंडियन सर्ट इन दैट इज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक है, एक साइबर सुरक्षित भारत स्कीम है, देन साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है ऑफ 2013, देन सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर, ये डेवलप किया गया है IISc के डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग में और इसमें जो है माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन जो वाटर में होता है उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। माइक्रो प्लास्टिक हम समझ सकते हैं कि
माइक्रो लेवल पे जो प्लास्टिक्स हैं वो मतलब लेस देन 5 मिलीमीटर जो इन लेंथ है, जो प्लास्टिक डबरीज लेस देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ है, उनको माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। और हाइड्रोजेल जो उन्होंने बनाया है वो कैसे काम करता है, तो दीज मेम्ब्रेन्स कैन बिकम क्लॉग्ड विद दीज टाइनी पार्टिकल्स रेंडरिंग देम अनसस्टेनेबल। तो यहाँ पे फिगर दे के बनाया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख लीजिए। हाइड्रोजेल जो है बनाया गया है ISC द्वारा फॉर वाटर ट्रीटमेंट फॉर द माइक्रोप्लास्टिक्स। हाइड्रोजेल क्या है, ये एक सब्सटेंस है जो कि पॉलीमर चेन से बना है और इसके में एब्जॉर्ब और रिटेन करने की पावर होती है वाटर। देन सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ का है, ये नेवल अडेप्शन है इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि इसराइल का ही है। सी डोम सिस्टम बिलोंग्स टू इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। फिर इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ बात करें तो आकाश मिसाइल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम्स है, बराक मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, देन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। फिर हम आते हैं कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ की। तो वर्ल्ड का पहला मिस AI कॉन्टेस्ट हुआ है और इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसको जॉल L जैक स्विगवर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। ये दिया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। देन भाषा नेट पोर्टल जो है ये MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च किया गया है ऑन द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंटल अफेयर्स पे। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज़ किया गया है और इसको रिलीज़ किया गया है जॉइंटली बाई UNEP और एंड रैप प्रोग्राम। रैप ये एक UK बेस्ड NGO है, तो इन्होंने फूड वेस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। फूड वेस्ट इंडेक्स है तो इसमें देखा जाए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि इंडिया की रैंक जानना। तो इंडिया की रैंक जो है वो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। देन वी कम टू जैसे फूड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस हो सके, जैसे कि संपदा योजना, इसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन सप्लाईज की बात कही गई है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी इसका जिक्र है। फिर नेक्स्ट है 18 न्यू जियोलॉजिकल पार्क्स जो हैं टू द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क ऐड हुए हैं। तो 18 न्यू साइट्स इनटू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं। एंड द न्यू जियो पार्क्स आर कहाँ सिचुएटेड हैं, जो नए जियो पार्क्स हैं वो ब्राज़ील में है, चाइना में, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पोर्टुगल और स्पेन में। जियो पार्क से हम क्या समझते हैं, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ विथ इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट जियोलॉजी विद इन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सॉट। डिफरेंस बिटवीन जियो पार्क्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जियो पार्क्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से हम क्या समझते हैं, तो मेन डिफरेंस जो होता है कि जो इज़ दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डायरेक्टली बेनिफिट द लोकल इकोनॉमी एंड कम्युनिटी। जियो पार्क्स प्ले एन एक्टिव रोल इन वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इधर। देन UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, कौन रिलीज़ किया है, यूनेस्को ने रिलीज़ किया है। और इसमें रैंकिंग तो कुछ आई नहीं है, रिपोर्ट में आया होगा कि आप कह सकते हो एक एनालिसिस टाइप की रिपोर्ट होगी कि कितना बड़ा है वर्ल्ड, मतलब कितनी स्कैरसिटी है या फिर व्हाट नीड्स टू बी डन। जैसे कि गर्ल्स एंड वुमेन आर द फर्स्ट विक्टिम्स इन द लैक ऑफ वाटर, अर्जेंट नीड फॉर ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट, कोऑपरेशन की क्यों ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। फिर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 ये रिलीज़ किया है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने, और इसमें जो है इंडिया को 3rd रैंक मिला है। फर्स्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान है, और इंडिया 3rd कंट्री है। और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो है बेगूसराय इंडिया की, देन गुवाहाटी, देन दिल्ली कम्स 3rd, फिर मुल्लानपुर भी, फिर लाहौर आता है, फिर न्यू दिल्ली। तो बेगूसराय जो है वो 1st नंबर पे है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में। IQ एयर अभी देखा हमने, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी की कंपनी है। देन इफ़ेक्ट्स और इसके ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया है, रूल्स रिलीज़ किया गया है, नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके हाइलाइट्स देखा जाए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, माइक्रो प्लास्टिक रिलेटेड चीज़ें डाली गई हैं। देन कम्स इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट मध्य प्रदेश में आ रहा है, और मध्य प्रदेश के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, और ये गेल लिमिटेड जो है वो कर रही है, गेल ला रही है इसको,
गेल इज़ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आई थिंक। देन CNG और LNG, इसमें LNG है, LNG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो CNG LNG में क्या डिफरेंस है? CNG में 100th कंप्रेशन होता है और LNG में 1/600th कंप्रेशन होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इज़ मेड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस टू 1/100th ऑफ द नेचुरल वॉल्यूम। वही LNG में इस प्रोसेस वेयर नेचुरल गैस इज कूल्ड टू अ लिक्विड 1/600th ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस। फिर एक और नया टर्म है SSLNG। SSLNG में क्या होता है? ये लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस है एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग अनकन्वेंशनल मीन्स। फिर सम शॉर्ट न्यूज़ जो रहे हैं वो है कि IPCC की रिपोर्ट आई है एंड इक्विटी इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात कही गई है। इम्पॉर्टेंट है IPCC क्या है? IPCC 1988 में बना था बाय WMO और UNEP के द्वारा। इस पे करेंटली 195 मेंबर्स हैं। देन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी अमेंडमेंट करके लाए गए हैं। कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफ़र रूल्स भी लाए गए हैं। देन वी कम टू सम करंट नोट्स और शॉर्ट न्यूज़। तो पर्सन्स इन न्यूज़ कौन कौन रहे? तो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया विनय कुमार को बनाया गया है। देन 33rd सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है प्रभा वर्मा को। और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का चेयरमैन MV राव को बनाया गया है। देन ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड जो है बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को मिला है फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटीज़। ये दोनों इकोनॉमिक्स्ट हैं, बीना अग्रवाल एंड जेम्स के बॉयस। अभय ठाकुर को बनाया गया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द म्यांमार। देन हंसा मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन UPSC। ऋतु राज अवस्थी बने हैं जुडिशियल मेंबर लोकपाल के। देन विनीत जैन इनको अवार्ड किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज ज्यूरी ऑफ एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। मीराबाई चानू जो है ये सोल इंडियन वेट लिफ्टर है जो कि क्वालिफाई कर पाई हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए। और अभी हम नेक्स्ट मंथ में पढ़ेंगे इनको ये 4th रह गई थी ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में। फिर रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल में फाइनल में जीता। दे इमर्ज्ड एट द विनर अलॉन्ग विथ हिज ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडेन। फिर हरिंदर सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन वुमेन हॉकी का कोच। देन अब्दुल फतेह अल सीसी फिर से बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये इनका 3rd टर्म है। राकेश मोहन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ अपॉइंटेड RBI डिप्यूटी गवर्नर राकेश मोहन एज द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल। देन मनोज पांडा जो है ये फुल टाइम मेंबर बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। देन हरिंदर सिंह का भी हमने देखा। संजय शुक्ला इनको MD बनाया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक का। नलिन नेगी ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गोपी ठोठाकुरा फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट। अच्छा, हिज एंटरप्रेन्योर एंड पायनियर गोपी ठोकरा इज सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट। मतलब अभी बने नहीं हैं, बनने वाले होंगे। सो ठोठाकुरा वुड बी द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस। फिर आते हैं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कुवैत का। देन दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। दीपिका सोरेंग ये इन्होंने वन किया है असुंता लाकरा अवार्ड, ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम में है। देन मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन वी कम टू अजीत कुमार, ये MD बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के। देन D गुकेश ये ग्रैंड मास्टर हैं, यंगेस्ट पर्सन टू विन प्रेस्टिजियस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो होता है चेस का, जिसको जीतने के बाद जो भी विनर होता है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज करता है। तो ये शायद लीडिंग हैं चाइना के, आई डोंट नो कहाँ के, लीडिंग को अब चैलेंज करेंगे। तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। D गुकेश ये यंगेस्ट प्लेयर रहे हैं इन द हिस्ट्री। तो पवलूरी सुब्बाराव इन्होंने आर्यभट्ट अवार्ड जीता है बाय द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। रतन टाटा को प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। श्रीनी पल्लिया नेक्स्ट CEO बने विप्रो के। गगनदीप कांग जो हैं ये डायरेक्टर थी ग्लोबल हेल्थ और द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, इनको जॉन डर्क्स अवार्ड दिया गया है। देन इंटरनेशनली DRC की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं फेलिक्स सिसेकेडी। देन वॉगन खैथिंग फर्स्ट ब्लैक लीडर बने हैं इन UK गवर्नमेंट। देन पीटर हिक्स जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन पार्टिकल का नाम दिया गया था, ही डाइड। बजरनी बेनेडिक्सन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइसलैंड के।
फर्स्ट वुमेन ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया लिंडी कैमरॉन। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये G20 में भी आई थी, ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर से बनी है। प्लेसेस इन न्यूज़ में देखा जाए तो मुंबई में कंट्री का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बन रहा है फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक खुला है, HDFC बैंक का। देन तेलंगाना में 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई हैं ऑफ आयरन एज मेगालिथिक साइट एट ओरागुट्टा। तो याद रखिए तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हुए हैं। फिर इंटरनेशनल देखें तो चेंगन एरिया में बुल्गारिया और रोमानिया ऐड हुई हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। और नाइजीरिया ने मेनिनगाइटिस के खिलाफ वर्ल्ड की पहली वैक्सीन रोल आउट की है, जिसका नाम है MEN5CV। मैन से आप समझ सकते हैं मेनिनगाइटिस। देन ब्राज़ील में एक नई स्पीशीज़ पाई गई है टाइगर कैट की, क्लाउडेड टाइगर कैट की। और अवार्ड्स में हम सिर्फ उनको देखेंगे जो इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस बार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। देन KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 अभी ऊपर भी देखा हमने, ये इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलांथ्रोपिस्ट रतन टाटा को दिया गया है। देन एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। देन सम इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि न्यूज़ में रही हैं वो है फूल बहादुर, ये जयनाथ पति ने लिखा है, ये फर्स्ट मगही नावल है। एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पिट्रोडा ने लिखा है। नाइफ, ये सलमान रश्दी ने लिखा है। न्यूज़ में देखें तो हॉकी के इंडिया के एनुअल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को दिया गया है। एंड हॉकी बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन हार्दिक सिंह को दिया गया है। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन सलीमा टेटे को दिया गया है। और गोल कीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को दिया गया है। देन वी सी फाइट कैंडिडेट्स, जो हमने देखा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स हुआ था। मेंस में गुकेश डी इंडिया के जीते हैं, अब ये चैलेंज करेंगे वर्ल्ड चैम्पियन डिंग लीरेन को। वुमेन में कौन जीता है? तान जोंगी चाइना की जीती हैं। तो इस कैंडिडेट टूर्नामेंट में इंडिया के काफ़ी पार्टिसिपेंट्स गए थे। सो वुमेन में इंडिया की वैशाली भी गई थी, वो शायद नहीं जीत पाई। ये जो जीता है वो है चाइना की तन जोंगी। देन आई डोंट थिंक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसमें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो आई थिंक दैट्स इट विद द मे मंथली। नाउ विल बिगिन विथ जून मंथली in the next lecture.